पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सिद्धू की नियुक्ति का विरोध करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की ताजपोशी में उनको आशीर्वाद देने पहुंचे। अपने भाषण में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को सीख दी, तो जवाबी भाषण में सिद्धू ने भी तल्ख तेवर दिखाए। काफी दिनों बाद सिद्धू अपने पुराने अंदाज में नजर आए। एक तरफ जहां उनके भाषण में विरोधियों के लिए ललकार थी, वहीं अपनों के लिए भी हुंकार थी। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता, दरिया नहीं रहता। राजनीति का मंच हो या हंसी ठहाकों की महफिल, सिद्धू का नाम लेते ही कुछ खास जुमले और शेरो शायरी जहन में आ ही जाती है। जब मंच पर साक्षात सिद्धू हो और ऐसा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस के इस मंच पर सूबे के कैप्टन और पंजाब कांग्रेस के कैप्टन के हर हाव भाव, हर बात और हर अंदाज पर सबकी नजर थी। और जब मंच पर भाषण देने के लिए सिद्धू का नाम पुकारा गया, तो जुबान से उंगलियों को 2 बार छूकर उन्होंने कुर्सी छोड़ी और मुख्यमंत्री के सामने एक क्रिकेटर की तरह हवा में बल्लेबाजी करने वाले स्टाइल में हाथ लहराकर भगवान को याद किया। कैप्टन को नजरअंदाज कर आगे बढ़े और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जब माइक के सामने खड़े हुए, तो जो कुछ कहा उसका निशाना किस पर था, इसे अटकलबाजों के लिए छोड़ दिया। मैं शर्म कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धू से ठीक पहले चंडीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने उनकी सरकार को नाकाम बताने वाले को गिन गिन कर अपनी उपलब्धियां बताई और लगे हाथ ये भी बताया कि जब उन्होंने देश की हिफाजत के लिए सेना में कदम रखा था, तब सिद्धू का जन्म हुआ था। लवजोत सुनो, ऐथे पहला तो मैं इन्ना मेरा दसदा मैं इन्ना रिश्ता की है। रिश्ता इन्ना दा ये है कि 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ और 1963 ਵਿੱਚ मेरा IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और मैं चीन के बॉर्डर पे पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। हालांकि कैप्टन ने यह भी माना कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सियासत में लाने वाले सिद्धू के पिता ही थे, जो उस वक्त पटियाला कांग्रेस के प्रमुख थे। लेकिन जब सिद्धू के बोलने की बारी आई, तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को तो उठाया ही, साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध करने वालों का जिक्र मुख्यमंत्री के सामने ही कर डाला। किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, ये मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं, मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने पे बैठे हैं, ये मसला है। एक तरफ सिद्धू अपने जोशीले भाषणों से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करते नजर आए, तो दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने सबको साथ लेकर चलने का वादा किया। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद के फौजी होने का हवाला दिया, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पिता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का हवाला दिया। इस बीच जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मंच से भाषण दे रहे थे, तो 2-3 बार सुनो सिद्धू कह के उन्होंने सिद्धू से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सिद्धू मंच पर इधर उधर बात करते नजर आए। यही नहीं, सिद्धू ने जब भाषण शुरू किया, तो उनके बयान में तल्खी साफ नजर आ रही थी। ये तल्खी उस वक्त भी दिखी जब सिद्धू की ताजपोशी से पहले पंजाब भवन में दोनों का आमना सामना हुआ। हालांकि कैप्टन की बुलाई इस चाय पार्टी में सिद्धू सीएम से दूरी बनाते दिखे। बताया गया कि इसे भांपकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को 2 बार आवाज देकर वहां बुलाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री से सामना होते ही सिद्धू ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को नमस्कार किया। हालांकि जब सिद्धू को कैप्टन के पास बैठने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कांग्रेस भवन के कार्यक्रम में लेट होने की बात कहकर इसे टालने की कोशिश की। बार बार बुलाए जाने के बाद सिद्धू मुख्यमंत्री के पास तो बैठे और उनसे बातचीत भी करते नजर आए, लेकिन इतनी ही देर में वो कई सवाल भी छोड़ गए। देश शिवावर मोहे है,
शुभ कर्मंते कबहू न डरूं जब तब जिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं, देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मंते कबहू न डरूं और रिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। पंजाब कांग्रेस के सभी गुट काफी दिनों बाद एक मंच पर आए। उसके बाद कांग्रेस ये संदेश देना चाहती थी कि पार्टी में गुटबाजी खत्म हो गई है और सब मिलकर पंजाब में चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे। लेकिन चाहे पार्टी से लेकर मंच तक जिस तरह से सिद्धू और अमरिंदर एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे, उससे साफ जाहिर हो गया कि उनके रिश्तों में खटास अभी बाकी है। सवाल ये उठता है कि चुनाव तक क्या पार्टी इसी तरह चलेगी या इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोई और कोशिश की जाएगी। बारिश महाराष्ट्र में कहर बन गई है। राज्य के कई इलाकों में जिंदगी दूभर हो गई है। खासकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ में बारिश ने कहर बरपाया है। रत्नागिरी के चिपलुन और रायगढ़ के महाड़ में भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। साथ ही महाड़ के ही कई हिस्से में भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। यही नहीं, मुंबई में भी एक बिल्डिंग गिरने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। फिलहाल एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहा है और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कोशिशें लगातार जारी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, बदलापुर और उल्लासनगर समेत कई हिस्सों से आई तस्वीरें गवाही देती हैं कि बारिश ने राज्य की क्या हालत कर दी है। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोंकण मंडल के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। रायगढ़ के महाड़ में पोलार्डपुर इलाके में जमीन का इतना बड़ा हिस्सा खिसक गया, दूर दूर तक मलबा ही मलबा नजर आया। न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि मलबे में 80 से 85 लोग दबे हैं। इनमें से 33 लोगों के शव शाम 6 बजे तक निकाले जा चुके थे। भारी बारिश ने बचाव दल की मुश्किलें इतनी बढ़ा दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ गया। आसमान से बरसी आफत ने जब कहर का रूप लिया तो जमीन तक को हिला डाला। रायगढ़ के महाड़ में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। वहीं सतारा जिले में जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मुंबई के गोंडवी इलाके में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लोगों को बचाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड समेत दूसरे बचाव दल घंटों तक लगे रहे। इस हादसे में 7 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ा सा अचानक में पूरी दीवार मेरे आंख पे आ गई। पूरी ताकत से मैंने पूरा हटाया। मेरा भाई था, उन्होंने पूरी दीवार हटाया, पूरी ताकत से मैंने उठाया। मेरे अभी 4 लोग, 2 लोग वहाँ हैं, एक भाई है मेरा, वो अभी यहाँ तक घर भी गिरा तो उसका आइडिया नहीं है। उधर सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली हिल स्टेशन के पास अंबोली घाट में चट्टान का हिस्सा गिरा तो कोंकण की तरफ जाने वाला हाईवे बंद हो गया। कोल्हापुर हो, सांगली हो, सतारा हो, यहाँ पे भी बहुत सारे गांवों को खाली कराया गया है। साथ ही साथ कोंकण में रत्नागिरी और जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ परिस्थिति गंभीर है। खास करके चिपलुन का इलाका हो, महाड़ का इलाका हो, तो बहुत सारे गांवों को खाली कराया गया। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं बोट के जरिए उन्हें निकाला जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी लिफ्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो लोगों की जान बचाना ये प्राथमिकता है। रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ ने मकानों को घेर लिया। मकानों में लोग 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फंसे रहे। बचाव के लिए नेवी की 2 टीमें और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। कड़ी मशक्कत करके लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। कोंकण इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से कोंकण रेलवे की करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रोकनी पड़ी। रेलवे के मुताबिक फंसी हुई ट्रेनों में 5 से 6 हजार यात्री सवार थे। हालांकि रेलवे ने ये दावा किया है कि सभी यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और उनको खाने पीने का सारा इंतजाम किया गया है। लेकिन वशिष्ठी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है और ये अनुमान पहले ही जता दिया गया था कि गोवा से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्से में भारी बारिश होने वाली है, जिसके कारण आने वाले समय में इस तरीके की परेशानी पैदा हो सकती है। रायगढ़ के ही चिपलून में तो सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया।
यहाँ एनडीआरएफ के अलावा नेवी की 5 टीमें बचाव अभियान में जुटी। रत्नागिरी और रायगढ़ में पानी भरने से जहाँ मुंबई गोवा महामार्ग बंद हो गया, तो वहीं कोंकण में कई नदियों में बाढ़ आने की वजह से कोल्हापुर पुणे नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसकी वजह से हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश की वजह से नागपुर में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी में उफान की वजह से नागपुर में एक मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दिया। इस उफान में एक आदमी भी फंस गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। महाराष्ट्र के हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और केंद्र से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। माननीय पंतप्रधानांचा फोन आला होता आणि त्यांनी सुद्धा सर्वतोपरीने सहकार्य करण्याचं एक वचन दिलेलं आहे आणि त्यानुसार आर्मी आहे, एअरफोर्स, नेव्ही, कोस्टगार्ड सगळेजण एनडीआरएफच्या टीम्स आहेत, आपापल्या परीने मदत कार्य आणि बचाव कार्य, मुख्यतः आता पहिल्यांदा बचाव कार्य हे सुरू झालेलं आहे। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि कोल्हापुर में पानगंगा नदी का पानी शहर में घुसा तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में कई डैम के गेट खोल दिए गए हैं और खासकर उन डैम के गेट खोलने से कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जल्दी से जल्दी राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लोकल डिजास्टर यूनिट लगातार काम कर रही है और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत केंद्रों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को यूपी के आम तक नहीं पसंद। मीडिया के सामने बात करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें यूपी के आम पसंद नहीं बल्कि आंध्रा के आम पसंद है। यूपी के अमेठी से 15 साल तक सांसद रहे राहुल गांधी ने कभी अपने आम के स्वाद के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज यूपी को लेकर इस तरह का बयान दे दिया। हालांकि राहुल ने ये जरूर बताया कि उन्हें कैसे और क्यों आम पसंद है। I don't like UP आम। I like Andhra। Andhra। We thought only Kerala। I like Andhra। Look at the matter of state। Which one? Dasari? Langra is still, Langra is doable। Dasari is too sweet for me। मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे निष्कर क्या है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब को आम इतने पसंद थे कि उन्हें आम के आगे गन्ने की मिठास भी कम लगती थी। इसीलिए वो कहते थे कि आम के आगे निष्कर यानी गन्ने की मिठास क्या है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आम की मिठास पसंद नहीं है और खास तौर पर यूपी के आम का मीठापन उन्हें परेशान करता है। इसलिए उन्होंने मीडिया के सामने यूपी के दशहरी आम पर कहा, I don't like UP आम। I like Andhra। Andhra। We thought only Kerala। I like Andhra। Look at the matter of state। Which one? Dasari? Langra is still, Langra is doable। Dasari is too sweet for me। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का मानना है कि वो यूपी के लोगों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 2004 से 2014 तक अमेठी से वो लगातार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में अमेठी के अलावा वायनाड से भी लड़े। अमेठी में हारे और वायनाड में जीत दर्ज की। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी ने उनकी खूब घेराबंदी की थी। बीजेपी का कहना था कि राहुल अमेठी की हार का बदला लेने के लिए ऐसा बयान देते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के आम इनको पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये पसंद नहीं है। आपने देखा किस प्रकार से इनको अमेठी से ही हरा के भेज दिया। तो कुल मिलाकर ये इनका बयान भी एक तरीके से बिल्कुल कुंठा से दिया गया बयान है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के आम इन्हें पसंद नहीं है, तुमसे कौन कहने गया तुम उत्तर प्रदेश के आम खाओ ना खाओ। इसी साल फरवरी में राहुल गांधी ने वायनाड में भी यूपी की जनता को लेकर एक विवादित बयान दिया था।
उन्होंने यूपी के लोगों की समझ को लेकर ये सवाल उठाया था कि उत्तर भारतीयों की समझ ज्यादा अच्छी नहीं होती है। उनका कहना था कि दक्षिण भारतीयों में उत्तर भारत से ज्यादा समझदारी होती है। ये विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि यूपी की अमेठी सीट पर 16 बार कांग्रेस के सांसद जीत के आए, लेकिन 2019 में राहुल गांधी अमेठी से क्या हारे, उन्होंने यूपी वालों की राजनीतिक और सामाजिक समझ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत में 250 से ज्यादा किस्म के आम होते हैं, लेकिन उनमें से 40 तरह के आम काफी प्रचलित हैं और उनमें भी दशहरी आम काफी लोकप्रिय है। आम को पसंद या नापसंद करने वाले दशहरी के बारे में जरूर जानते हैं। यूपी से देश के कई राज्यों में दशहरी निर्यात होता है। अब राहुल गांधी को अगर दशहरी आम पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूपी के आम कहकर उन्होंने दशहरी के साथ साथ यूपी को जोड़ दिया, जिसे आम के प्रेमी और यूपी के आम आदमी शायद ना पसंद करें। एक कहावत है कि जब अंगूर हाथ नहीं आते तो कह दिया जाता है कि खट्टे हैं, यानी कि जो चीज नहीं मिलती उसमें कमी निकाल दी जाती है। अब राहुल गांधी के आम के बयान को लेकर भी कुछ इसी तरीके की चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी को सच में आम पसंद नहीं होते तो वो किस्म बताकर इस बात का जिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आम की नापसंदगी को यूपी से जोड़ा और इसके बाद अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि यूपी में मिली हार के बाद राहुल गांधी जानबूझकर उत्तर भारत को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर लगेगा, लेकिन अगर आप करप्शन नहीं करते हैं तो आपको मोदी से डर नहीं लगेगा। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ मान रही है, इसलिए बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल से इसे वायरल भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस इस बयान को लेकर अब अपने बगले झांक रही है। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा कि जो बयान मोदी सरकार पर हमला करने के लिए दिए गए थे वो बयान आखिर उनकी तारीफ में कैसे तब्दील हो गए। अब आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। मुद्दा फोन टैपिंग का, मोर्चाबंदी कांग्रेस की और महाभारत हुई संसद में। फोन टैपिंग के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ हंगामा करती है और संसद ठप कर देती है, लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बयान दिया उसे सुनकर सभी हैरान हैं। अब आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ये बताना चाहते थे कि वो फोन टैपिंग से डरते नहीं हैं, यानी अगर फोन के जरिए उनकी जासूसी हो रही है तो उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बयान इस अंदाज में दिया गया कि वो मोदी सरकार पर हमले से ज्यादा उनकी तारीफ लगने लगा। रफाल लड़ाकू विमान से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर अक्सर हमला करते रहे हैं, लेकिन जब बात फोन टैपिंग को लेकर आई तो इस बारे में मोदी सरकार पर हमला बोलते वक्त राहुल गांधी की जुबान ही फिसल गई। दरअसल शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि करप्शन करने वालों को डरना चाहिए और वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बजाय जो बयान उन्होंने दिया उस बयान को लेकर अब बीजेपी कुछ इस तरह इसे प्रसारित कर रही है कि मानो राहुल गांधी ने पहली बार सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने तेजी दिखाई। बीजेपी ने उनके बयान को उसी अंदाज में वायरल किया जैसे राहुल कह रहे हो कि करप्शन करने वालों को पीएम मोदी से डरना चाहिए। अब आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक बात कही है उन्होंने। इसमें बुराई क्या है कि भाई जो आदमी बेईमान है, जो आदमी भ्रष्ट है, उसको तो कम से कम सरकार से तो भय होना ही चाहिए, डर लगना ही चाहिए।
लेकिन ये किस उस संबंध में ये राहुल जी ने कही है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। तो राहुल गांधी खुद भी नेशनल हेराल्ड मामले में अभी जिस प्रकार से जमानत पर चल रहे हैं और जिस प्रकार से इनके जीजा जी कितने बड़े स्कैम में लिप्त हैं, इनके फैमिली किस स्कैम में लिप्त रही है, तो कुल मिलाकर ये चोर तो नहीं है, हम इनको चोर नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन चोरों के सरदार जरूर हैं। मोदी जी से डर लगता है भ्रष्ट लोगों को, मोदी जी से डर लगता है देश के साथ गद्दारी करने वालों को, मोदी जी से डर लग रहे हैं वो लोग जो चोरी करते हैं। तो ये विपक्ष में बैठे लोग जो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये डरे हुए तो मोदी जी से ही हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा, राहुल गांधी हो, इनकी पार्टी हो, सारे घोटाले इनके टाइम में हुए हैं। सियासत में बयानों का बड़ा महत्व होता है। राजनेताओं के बयानों पर संसद से लेकर सड़क तक मुद्दे बनते और बिगड़ते हैं। खास तौर पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी काफी सजग रहती है, इसलिए राहुल को भी अपने बयानों का चुनाव संभल कर करना चाहिए। फोन टैपिंग मामले को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। उनका आरोप है कि फोन टैपिंग के जरिए उनकी भी जासूसी कराई जाती रही है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने संसद के अंदर भी खूब हंगामा किया, लेकिन फोन टैपिंग से जुड़े इन आरोपों के समर्थन में अब तक विपक्ष को कोई मजबूत आधार नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि अब संसद की जगह सड़क पर आकर विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष करने की तैयारी में है। ऐसे में कहा जाता है कि संकेतों और संदेशों की सियासत बहुत दूर तक और देर तक असर करती है। ऐसे में राहुल गांधी को भी अपने अंदाजे बयां में थोड़ी बहुत तब्दीली लानी होगी। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना का मैं भी ब्राह्मण हूं वाले बयान पर विवाद अभी थमा नहीं था कि रविंद्र जडेजा एक ट्वीट को लेकर ट्रोल होने लगे। रविंद्र जडेजा इस समय इंग्लैंड दौरे पर हैं और वहां से उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि राजपूत फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए राजपूत, जय हिंद। उनका यह बयान लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों के निशाने पर आ गए। ट्विटर यूजर्स उन्हें जातिवाद को बढ़ावा न देने की नसीहत देने लगे। पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना के बयान के बाद अब ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर विवादों की वजह बन गया है। राजपूत बॉय फॉरएवर नाम के इस ट्वीट पर जडेजा भी सुरेश रैना की तरह ट्रोल होने लगे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने रविंद्र जडेजा को नसीहत देते हुए लिखा है, सर आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपका रंग, रूप और धर्म मायने नहीं रखता, हम आपको हमेशा से प्यार करते रहे हैं। एक और यूजर ने रविंद्र जडेजा पर निशाना साधते हुए लिखा है, जातिवाद के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, जड्डू से ऐसी पोस्ट की उम्मीद नहीं थी, ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, शर्मनाक। ट्विटर पर ही एक और यूजर ने रविंद्र जडेजा को घेर लिया, आदमी जन्म से महान नहीं बन जाता, आप जो बने हैं उस पर गर्व करें, न कि उन लेवल पर जो आप पर एक तरह से थोपे गए हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सुरेश रैना को तमिलनाडु प्रीमियर लीग के 5वें सीजन के शुरुआती मैच में कमेंट्री के लिए बुलाया गया था। उस दौरान एक सवाल के जवाब में सुरेश रैना ने खुद को ब्राह्मण बताया था, जिस पर बवाल शुरू हो गया था, जिसके बाद सुरेश रैना ट्रोल होने लगे। हालांकि बाद में सुरेश रैना के समर्थन में भी कुछ लोग उतर आए और मैं भी ब्राह्मण हूं ट्रेंड करने लगा। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के दौरान कमेंटेटर ने रैना से पूछा था कि उन्होंने कैसे दक्षिण भारतीय संस्कृति को इतनी आसानी से अपनाया। इसके जवाब में सुरेश रैना ने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूँ, मुझे यहाँ की संस्कृति से प्यार है, मैं अपने साथियों से भी प्यार करता हूँ, मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूँ, सुब्रमण्यम, बद्रीनाथ और एल बालाजी भी हैं, मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं CSK का हिस्सा हूँ। I think I'm also Brahmin and I lived and I've seen since I've been playing since 2004 in Chennai. Love the culture, I love my teammates. रैना IPL के पहले सीजन यानी 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही सुरेश रैना ने मैं भी ब्राह्मण वाला बयान दिया, सोशल मीडिया यूजर्स ने रैना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने सुरेश रैना के लिए लिखा, सुरेश रैना आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए, ऐसा लगता है कि आपने कभी चेन्नई की वास्तविक संस्कृति का अनुभव नहीं किया है, हालांकि आप चेन्नई टीम के लिए कई सालों से खेल रहे हैं। पूर्व ऑलराउंडर के विवादित बयान पर एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,
सुरेश रैना को ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था। जातिगत बयान पर छिड़ी इस बहस के बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का भी एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा है, याद रखें कि आप कौन हैं और किसी को भी आपको समझाने का मौका न दें। रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना को लोग बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर जानते हैं। कई मौकों पर दोनों क्रिकेटर्स ने अहम पारियां खेलकर देश का नाम रोशन किया है। दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का कमेंट लोगों को नागवार गुजरा और वो लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों को लगता है कि इस तरह का कमेंट जातिवाद को बढ़ावा देता है।